हेलो नमस्कार बच्चों, क्या हाल है। द साइंस क्लब दौसा प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। आपका जयमन सर आप लोगों को आज पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री में एस ब्लॉक। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक आपको पता है, एस ब्लॉक केमिस्ट्री का वो पार्ट है जो खुद एक पूरा चैप्टर लेके, जनरली अगर अपन पीरियोडिक टेबल में देखें तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होते हैं। उनमें से एक अकेला पार्ट पूरा एक चैप्टर लेके बैठा है, वो है एस ब्लॉक। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं आज के अपने चैप्टर की। तो बेटा एस ब्लॉक आज हम यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और इस तरीके से हम इसको तैयार करेंगे कि आपको याद करने की ज़रूरत और रटने की ज़रूरत कतई नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, आज अपन एस ब्लॉक को इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रटना मना है, रटना नहीं है। बिना रटे हम कॉन्सेप्ट के बेस पर कंटेंट रेडी करेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो, क्या कि आपने पढ़ा है कि हमारी पीरियोडिक टेबल होती है और जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उस पीरियोडिक टेबल में मेनली आपको पता है 4 पार्ट होते हैं। मेनली हमारी पीरियोडिक टेबल में कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। आपको पता है पहला पार्ट कौन सा होता है? पहला पार्ट जिसे हम कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। दूसरा पार्ट जो हमारे पास होता है उसे कहते हैं हम पी ब्लॉक। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक। ठीक है, और तीसरा पार्ट जो हमारे पास होता है उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक। और एंड लास्ट में हमारे पास आता है एफ ब्लॉक। तो बेटा इस तरीके से हमारी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। इस 4 ब्लॉक में से केवल हम यहां पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक पूरा एक चैप्टर है। इस चैप्टर को बड़े अच्छे से बिना रटे कॉन्सेप्ट के बेस पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि पीरियोडिक टेबल में कि बेटा पीटी में यानी पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप है, अगर आपसे मैं पूछूं कि टोटल कितने ग्रुप्स है तो आपका आंसर होगा सर हमारे पास 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है? 18। अब इन 18 में से दो ग्रुप जो होंगे वो कौन कौन से? वो होंगे फर्स्ट से सेकंड तक। ये 2 ग्रुप किसके हैं? एस ब्लॉक के। किसके हैं? एस ब्लॉक के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 10 ग्रुप। कितने ग्रुप? 10। कौन कौन से? ग्रुप नंबर 3 से और ग्रुप नंबर हमारे पास 13 तक। ग्रुप नंबर 3 से और ग्रुप नंबर 13 तक हमारे पास ग्रुप नंबर 13 से तो पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ग्रुप नंबर 12 तक हमारे पास कौन होगा? ग्रुप नंबर 12 तक हमारे पास डी ब्लॉक होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 6 ग्रुप हमारे पास होते हैं ग्रुप नंबर 13 से और ग्रुप नंबर 18 तक। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक हमारे पास होते हैं बेटा पी ब्लॉक। और एंड में हमारे पास आपको पता है हमारे पास एफ ब्लॉक होता है। और आपको एफ ब्लॉक की एक कहानी ध्यान रखनी है। एफ ब्लॉक के 14 जो तत्व होते हैं, 14 जो एलिमेंट होते हैं, ये पूरे तीनों तीसरे ग्रुप में शामिल है। कौन से ग्रुप में शामिल है? तीसरे ग्रुप में शामिल है। ठीक है, तो ये आवर्त सारणी का ओवरव्यू हो गया, जहां पे मैंने बताया कि हमारा एस ब्लॉक जिसमें 2 ग्रुप शामिल है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे एस ब्लॉक में हमारे एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है। कितने ग्रुप है? 2। अब ये 2 ग्रुप कौन कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप नंबर 1। और जो ग्रुप नंबर 1 है वो हमारे पास होता है
एल्केलाई मेटल, एल्केलाई मेटल। और जो हमारे पास ग्रुप नंबर 2 होता है, उस ग्रुप नंबर 2 को हम कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या कहते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो इस तरीके से हमारे पास दो ग्रुप आ गए। ग्रुप नंबर 1 जिसे एल्केलाइन मेटल कहेंगे और ग्रुप नंबर 2 जिसे एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से दो ग्रुप आ जाते हैं। अब जो ग्रुप नंबर 1 है, इस ग्रुप नंबर 1 में जो तत्व हमारे पास शामिल है वो कौन कौन से हैं? तो बेटा वो है हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये ग्रुप नंबर 1 के तत्व है। अब लिखने हैं ग्रुप नंबर 2 के तत्व। तो ग्रुप नंबर 2 के तत्व देखो, हमारे पास ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। एक चीज दोनों में कॉमन है, वो क्या है कि ग्रुप नंबर 2 में और ग्रुप नंबर 1 में दोनों में जो लास्ट का तत्व है वो क्या है? रेडियो एक्टिव। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है बेटा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, तो वो होगा रेडियम और फ्रेंशियम। इसके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी हमारे अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में अलग होती है। ठीक है बेटा, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है बेटा कि हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट का, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम यहां पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, अरे ये क्या हो रहा है बाबुआ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बेटा वो तत्व के एटॉमिक नंबर के बेस पे लिखा जाएगा। जैसे मान लो कि आपके पास लिथियम है। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 और 2s1 होगा। क्या होगा? 1s2 2s1 होगा। जैसे मान लो कि हमारे पास पोटेशियम है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है। कितना होता है? 19 होता है, 19 होता है। तो अब अगर आपको मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास कैल्शियम हमने लिया। क्या लिया हमने? कैल्शियम लिया। ठीक है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वो काम आता है वैलेंसी निकालने के लिए। तो वैलेंसी निकालनी है तो उसके लिए आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट आप डाल लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। अब बेटा आपको मैं बता देना चाहता हूं ये जो होता है ये ग्रुप वाइज अलग अलग होता है। जैसे हम यहां पे लेंगे ग्रुप 1, क्या लेंगे? ग्रुप 1, और यहां पे हम लेने वाले हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2, अब आपको पता है ग्रुप 1 में कौन कौन से तत्व है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम। इसी तरीके से ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। ये ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट हो गए और ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट हो गए। अब अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उसका जो सिस्टम होता है या उसका जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, अगर आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो अच्छे से। तो सबसे पहले हम इनर्ट गैस या नोबल गैस लिखते हैं, उसके बाद उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है इनर्ट गैस, उसके बाद यहां पे आएगा NS1। ये ग्रुप नंबर 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल का। ग्रुप नंबर 2 का जनरल जो फॉर्मूला होगा वो होगा इनर्ट गैस और उसके बाद आएगा NS2। ठीक है बेटा, अब यहां शुरू करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन से नहीं, हम यहां पे जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में हम एस ब्लॉक की पढ़ाई हाइड्रोजन को छोड़कर इसको छोड़ देते हैं, हम इसको कंसिडर नहीं करते। इसको कंसिडर क्यों नहीं करते, बाकी को क्यों पढ़ते हैं? बेटा आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि हाइड्रोजन जब किसी मेटल के साथ कनेक्ट होगा, किसके साथ? मेटल के साथ, तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है? ग्रुप नंबर 17। और ग्रुप नंबर 17 में कौन होता है? हैलोजन एलिमेंट्स। इसी तरीके से जब यही हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये तब होती है जब ये एज ए मेटल अपना वर्क करेगा। ये -1 तब रिप्रेजेंट करेगा जब ये एज ए नॉन मेटल रिप्रेजेंट करेगा खुद को। तो इसका मतलब +1 होता है ग्रुप 1 का। इसका मतलब तो ये है कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों के साथ अपने कैरेक्टर्स को मैच करता है। इसीलिए हाइड्रोजन आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक एक्सेप्शन, अपवाद बन के बैठा हुआ है, जिसको अभी तक कोई फिक्स जगह नहीं मिली है। हो सकता है वो ग्रुप 17 में चला जाए और हो सकता है कि वो ग्रुप नंबर 1 में ही रह जाए। तो ये चीज अभी भी क्लियर नहीं है, आने वाले फ्यूचर में क्लियर हो जाए तो वो अच्छी बात है। बाकी देखो, ठीक है, इसीलिए हम हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करेंगे। और ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं क्योंकि बच्चों के दिमाग में बाद में फिर चलता है कि सर ने हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन इसीलिए नहीं लिया जाता है इस ब्लॉक में, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब पढ़ा जाता है। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे नेक्स्ट देखना बेटा, हम यहां पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो देखना, लिथियम है तो लिथियम के लिए इनर्ट गैस हीलियम आएगी। ठीक है, उसके बाद नियोन आएगी, ऑर्गन आएगी, क्रिप्टॉन आएगी, जिनोन आएगी एंड रेडोन आएगी। ये इनर्ट गैस हो गई।
अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल, देखो एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है पीरियड, ठीक है। तो ये दूसरा पीरियड है, पीरियड भी लिख देता हूं मैं साथ में, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये दूसरा पीरियड है, इसीलिए यहां पे क्या आएगा, इसीलिए यहां पे आएगा 2s1। ये तीसरे पीरियड में है इसलिए 3s1। ये चौथे पीरियड में है 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1। इसी तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। वो सबसे पहले वही हम इनर्ट गैस लिखने वाले हैं। सबसे पहले इनर्ट गैस लिखो, इनर्ट गैस को लिखने के बाद हम यहां पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वही इनर्ट गैस हमारे पास हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये हमारे पास क्या है, इनर्ट गैस। बेटा ये हमारे पास इनर्ट गैस है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो वही, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2। ये हमारा ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 1 का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास क्लियर होता है। एलिमेंट्स के नाम आप सब जानते ही हो, ये हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। और ये जो एलिमेंट है, और ये जो एलिमेंट है, इसके बारे में आपको पता ही है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है बेटा। इसके बाद अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उस पर जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा बेटा, अगर आप एक्चुअल में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, देखो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आप क्यों देना चाहते हो, रीजन क्या है इसके पीछे। आप सब अगर यहाँ आके अपनी इस क्लास को देख रहे हो तो इसके मतलब कुछ तो रीजन है, क्योंकि आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम निकालना। अब वो एंट्रेंस एग्जाम बेटा, एंट्रेंस एग्जाम कब निकालोगे आप, जब आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लोगे अच्छे से। अब अगर मान लो कि आप अपनी तैयारी नहीं कर रहे हो, आप बैठे हो आराम से, आप कभी लेक्चर ले रहे हो कभी नहीं ले रहे हो, ठीक है। अब दो तरीके के बच्चे यहाँ पे, 3 4 5 तरीके के नहीं, 2 ही तरीके के बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसा है जो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, और दूसरा बच्चा ऐसा है जो अपनी तैयारी को कभी करता है, कभी रुक जाता है, फिर करता है, फिर रुक जाता है, फिर करता है, फिर रुक जाता है। ये कंटिन्यू कर रहा है, आप कर रहे हो, रुक रहे हो, कर रहे हो, रुक रहे हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं बताता हूं। ये बच्चा टाइम पर अपने सिलेबस को पूरा कर लेगा और आप अपने सिलेबस को करते रहोगे, क्योंकि आप बीच में गैप दे रहे हो ना, तो उस गैप को रहने की वजह से आप ज्यादा टाइम लोगे सिलेबस को पूरा करने में। मान लो इसमें 3 महीने में अपना सिलेबस 4 महीने में कंप्लीट किया, 3 से 4 महीने में आपको 5 से 6 महीने लगे, तो अब वो जो 1-1.5 महीना आपने एक्स्ट्रा लगाया उसमें इस बच्चे ने बैठकर टीवी तो देखी नहीं होगी, टाइम पास तो किया नहीं होगा, तो क्या किया इसने उस टाइम पीरियड में बेटा रिवीजन किया। अब उसको वो सारे कॉन्सेप्ट आपसे बेटर आते हैं। अब मान लो कि एग्जाम का 1-1.5 महीना है, आप भी रिवीजन कर रहे हो, वो भी रिवीजन कर रहा है। आप पहला रिवीजन करोगे, वो दूसरा करने वाला है, और जब तक आप पहला करके पूरा करोगे ना, वो दूसरा करके भी तीसरा कर चुका होगा, क्योंकि पहला रिवीजन में ही टाइम लगता है, बाकी के रिवीजन में कोई टाइम नहीं लगता। तो जहां आप एक रिवीजन करके एग्जाम में बैठ रहे हो, वहीं आपके साथ का दूसरा बच्चा 3 रिवीजन करके बैठा है। बताओ सिलेक्शन उसका होगा या आपका होगा। तो अगर आपको ऐसे बच्चे को compete करना है, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे बच्चे है ही नहीं, बिल्कुल है। अरे जब 1 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 1 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं बेटा, कहां आप
सोच रहे हो कि आपके कंपैरिजन में कोई होगा ही नहीं। 100% आपको compete करने वाला कोई ना कोई बच्चा होगा। तो इसीलिए अपनी तैयारी को थोड़ा उस लेवल पे करो बेटा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सको। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो दिक्कत आपको ही आने वाली है। ठीक है बेटा, चलिए तो तैयारी कंटिन्यू कीजिए, ऐसे मत कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बेटा, एटॉमिक साइज, एटम होता कैसा है बेटा? एटम तो गोल होता है, क्योंकि केमिस्ट्री पूरी गोल है, एटम भी गोल है, सब कुछ गोल है, पृथ्वी गोल है, एटम गोल है, केमिस्ट्री गोल है, एवरीथिंग इज राउंड शेप। ठीक है, सब कुछ गोला ही है। तो हमारा जो एटम है वो छोटा है या बड़ा है, ये हमको पता कैसे चलेगा? एटॉमिक साइज को हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन एटॉमिक रेडियस के नाम से भी पूछा जाता है कि निम्न में से किसका एटॉमिक रेडियस का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो सही है या गलत है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब आप किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हो, ऊपर से कहां जाओगे? नीचे। जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो जेड इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। जेड इफेक्ट अगर कम होगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, उस पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या लगेगा? कम लगेगा, और वो अपने न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। इसका मतलब जो रेडियस है, या फिर आप कह सकते हो कि जो साइज है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स कम लगता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं पीरियड में। किसी पीरियड में आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो, कहां से कहां? लेफ्ट से राइट जाते हो, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जेड इफेक्ट क्या होगा बेटा? जेड इफेक्ट यहां पर बढ़ेगा, और अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? रेडियस, एटॉमिक रेडियस या फिर जो साइज है वो क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रुप वन बेटा, जो ग्रुप 1 है, अगर आपको ग्रुप 1 के एटॉमिक साइज का सीक्वेंस या क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा? वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ने वाला है। इसका मतलब लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो साइज आप देखोगे तो साइज यहां पे बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर आप ग्रुप नंबर 2 को लेते हो तो ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड रेडियम। तो यहां पर भी साइज क्या होगा? किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर बढ़ता है।
तो साइज बेटा, साइज का जो सीक्वेंस है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में, वो आपको यहां दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट आता है कि जैसे मान लो आपको कंपैरिजन करने को कह दे कि हमारे पास लिथियम है और लिथियम के साथ बेरिलियम है, तो किसका साइज ज्यादा होगा? तो बेटा आपको पता है लिथियम का साइज ज्यादा होगा, क्योंकि किसी पीरियड में जब तो लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज क्या होगा? कम होगा। तो बेरिलियम का साइज कम होगा, लिथियम का साइज ज्यादा होगा। ऐसे मान लो कि आपसे कह दिया जाए कि एक तरफ मैग्नीशियम दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपको मान लो कि सोडियम दिया हुआ है, तो आपको पता है सोडियम का साइज क्या होगा? ज्यादा होगा, हाँ या ना? तो साइज आपको पीरियड में और ग्रुप में आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि 3 तरह के हमारे पास कंडीशंस हो सकती है साइज को लेकर। एक बार वापस एटॉमिक साइज लिख देते हैं। 3 तरह की कंडीशन हमारे पास हो सकती है एटॉमिक साइज। बेटा 3 तरह की कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? बेटा हमारे पास एक तो हो सकता है कि कोई एटम है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक एटम है जो हमारे पास न्यूट्रल है, और एक एटम है हमारे पास जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए सम इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन में, समान इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसका साइज ज्यादा होगा और किसका कम होगा, तो बेटा ध्यान रखना जो नेगेटिव चार्ज यानी जो एनायन होता है, जो ऋणात्मक आवेशित जो एटम होता है, नेगेटिवली चार्ज एटम होता है, उसका साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर उसके बाद न्यूट्रल आएगा और सबसे कम जो छोटा साइज होगा वो किसका होगा? आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज एटम का। तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से साइज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म होता है और आज की क्लास भी यहाँ कंप्लीट होती है। अब अपन मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।